सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सुनने वालों को और प्यारी बुआ आपको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बुआ कैसी हैं? हम बस मस्त हैं। और जब 3 बजता है तुमसे मुलाकात हो जाती है, मतलब कोई बिटिया हो हमारे साथ में, बहुरिया लोग हों और उसके संग ढेर सारे हमारे जब श्रोता जुड़ जाते हैं तो बस मजा आ जाता है। और श्रोता लोग भाई प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही अपनी जो गुफ्तगू है उनकी शुरू हो जाती है। भाई क्यों ना हो, जब जुड़ गए तो फिर जुड़ गए। हाँ। है ना। और किस तरह से मन से जुड़े हैं ये तो हम सब जानते हैं। दोस्तों आप भी वाकिफ हैं, चंचल बिटिया तुम भी जानती हो, है ना, कितने खुश हो जाते हैं। और बुआ देखो ना, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। अब तुम ये ना कह देना कि बुआ कुछ नया सीखिए नया सीखिए, लेकिन हम तो बता दें आज अंतर्राष्ट्रीय UHC दिवस है। तो हम बताएं UHC पूरा इसका मतलब पूरा नाम क्या होता है? अब लो, तुम्ही ने कहा था कि बुआ ये शॉर्ट फॉर्म बोला करिए तो हमने शॉर्ट फॉर्म सीखा, तो अब तुम कह रही हो हम पूरा बताएंगे। बता दो। अच्छा। ये है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, यानी अच्छा, यूनाइटेड इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस। देखो तो UHC, हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसको UHC कहते हैं। छोट और बार-बार सही है ना कि इतना सारा बड़ा ना हम बार-बार बोलेंगे तो UHC अब हमारे सुनने वाले भी समझ जाएंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई देखो, ये तो वर्ड फेमस बात है ना कि बिटिया बहुरिया जो कहती हैं बुआ सीख जाती हैं। तो हमने सीख लिया ना, आज हमने कह दिया UHC दिवस है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखो सेहत अच्छी रहे इसके लिए खूब प्रयास किया जाता है। तो जो दिवस मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस वो अलग है, इसके संग संग ये भी है, UHC भी है। तो मतलब नित्य नया कुछ सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल बुआ। और कितने सारे लोग हैं जो चलते फिरते भी बहुत सारी बातें सीख लेते हैं। किसी छोटे बच्चे से सीख लिया। सीखने के लिए ना तो उम्र है और ना ये जरूरी है कि किसी इंस्टीट्यूशन में ही जाकर सीखना है। यस, यही तो हम भी कह रहे हैं कि कुछ जरूरी नहीं है, चलते फिरते सीखते रहिए, लेकिन मन में ये रहे कि चलो कुछ नया सीखें। ऐसे ही किसी की जिंदगी से प्रेरणा लेकर भी तो हम सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं। और इसीलिए तो हम बताते हैं, सखी विशेष लेकर आते हैं। अलग अलग क्षेत्र में हमारी बिटिया लोगों ने क्या क्या किया है, मतलब और पुराने लोगों ने क्या क्या किया है। तो आज हम एथलीट के बारे में बताएंगे। बुआ कौन है ये एथलीट? गीता जुत्शी। भाई हम भी बहुत प्रभावित हैं इनसे। तो चलिए, अब हमारे सुनने वाले भी इनसे प्रभावित होंगे। लेकिन एक चीज और, आज चित्रलेखा भी आने वाला है। लोग इंतजार कर रहे हैं चंचल बिटिया, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं एक गीत का। प्यारा सा गीत सुनवा दो तब आगे बढ़ा जाए। असर कर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। उनकी पहली नजर क्या असर कर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। एक बिजली गिरी और मैं मर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। उनकी पहली नजर क्या असर कर मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। एक बिजली गिरी और मैं मर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। उनकी पहली नजर क्या असर कर गई। किसी
बाहों में लूं आसमां, दिल ये कहता है फूलों में हूँ आशियाँ। जी ये चाहता है बाहों में लूं आसमां, दिल ये कहता है फूलों में हूँ आशियाँ। होठ दांतों में अपने दबाती हूँ मैं, होठ दांतों में अपने दबाती हूँ मैं, दिल में अरमान लेने लगे चुटकियाँ। चैन आता नहीं, बेचैनी बढ़ गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। एक बिजली गिरी और मैं मर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। उनकी पहली नजर क्या असर कर गई। हर नजारा मुझे तो शराबी लगे, फूल जो भी खिले वो गुलाबी लगे। हर नजारा मुझे तो शराबी लगे, फूल जो भी खिले वो गुलाबी लगे। जाग उठी आंख में प्यार की बिजलियाँ, जाग उठी आंख में प्यार की बिजलियाँ, दिल की मौजों से तूफान शराबी उठे। बाल जीवन में एक आग सी भर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। एक बिजली गिरी और मैं मर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। उनकी पहली नजर क्या असर कर गई, मुझको क्या हो गया है। बुआ, पहली नजर तो असर कर गई, लेकिन अब हम आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल बढ़ेंगे, लेकिन असर तो कर गई इस तरह से कि सब लोग अपना अपना बताने लगे कैसे वो अंग्रेजी सीख रहे हैं, स्पेलिंग सीख रहे हैं, हिंदी भाषा सीख रहे हैं, तमिल भाषा लिखने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं और कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो भाई देखो, लोगों ने अपनी बातें बताना शुरू कर दिया है। लेकिन सेहतमंद होना जरूरी है क्या? सेहतमंद होना सबसे जरूरी है, क्योंकि सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं फिर। हाँ। और संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हम 12 दिसंबर को यानी आज के दिन मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। यहाँ इसका मतलब ये है कि भाई वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सेवाएं सबके पास पहुंचनी चाहिए और लचीली स्वास्थ्य प्रणाली हो और सबको इसके बारे में जागरूकता बढ़े। इसीलिए इस दिन को हम मनाते हैं और इनका उद्देश्य भी है कि किसी का स्वास्थ्य पीछे ना छूट जाए। क्या बात है, सार्वभौमिक प्रयास होना चाहिए और सार्वभौमिक लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का बहुत अच्छा है और किसी के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। अब इसकी प्रगति को तेज करने के लिए राष्ट्रों से आग्रह करने के लिए प्रस्ताव की स्थापना की गई कि भाई किस तरह से ये कवरेज हो। और अंत में वर्ष 2017 में, अच्छा हाँ, इसकी जो शुरुआत की गई, मतलब ये 12 दिसंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी प्रगति को तेज किया कि भाई किस तरह से इसको ठीक से मनाया जाए। और अंत में फिर ये 2017 वो आया वर्ष जब संयुक्त राष्ट्र ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस घोषित किया और सभी देश 2030 तक इस दिशा में विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में UHC को प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए सहमत हो गए हैं। और इससे जो उचित सेवाएं मिल सकें, ये इसका उद्देश्य है। परिवारों समुदायों की भलाई को ये बढ़ावा देता है, स्वास्थ्य संकटों से बचाता है और अच्छे स्वास्थ्य की तरफ सबको लेके जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए बुआ ये आवश्यक भी है कि प्राथमिकता के रूप में सभी को सस्ती सुलभ दवाएं और स्वास्थ्य देखभाल जो है वो सबको मिल जाए। सही बात है, क्योंकि बीमार तो हर कोई पड़ता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। दुनिया की कम से कम आधी आबादी के पास अभी भी वो जो बहुत ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य देखभाल के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है। जैसे हमने कहा ना कि भाई उतना पैसा ही नहीं है। तो अधिकांश जो होते हैं कम आय वाले लोग,
उनके कम आय वाले लोग भी और ऐसे देश भी जहाँ पे ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर हृदय रोग, सांस की बीमारी, मधुमेह, कैंसर से 30 वर्षीय व्यक्ति के 70 वर्ष की आयु से पहले जो है वो मृत्यु का जोखिम बढ़ गया है, खतरा तो बढ़ गया है कि ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं। हाँ, तो यूएचसी की बुआ हम बात कर रहे हैं तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, थोड़ा सा इस पे अगर नजर डालें तो ये एक मजबूत, कुशल, अच्छी तरह से संचालित स्वास्थ्य प्रणाली है। स्वास्थ्य सेवाओं के वित्त पोषण के लिए एक कुशल प्रणाली है, जरूरी दवाओं को प्रौद्योगिकी तक पहुंचाने वाली प्रणाली है और अच्छी तरह से प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पर्याप्त क्षमता को बढ़ाने में इसका सहयोग, यानी कि लोग कोशिश करते हैं कि सब चीजें हों हर देश में, है ना। तो देश के किसी भी भाग में जो नागरिक बसे हुए हैं उनको किसी भी भेदभाव के बिना सार्वभौमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाएं मिले और न्याय संगत उनका उपयोग मिले। तो यही है ना कि इसका उद्देश्य जो लोग कर रहे हैं, इस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़े हुए हैं, योग्य, उत्तरदायी, गुणवत्तापूर्ण और सही स्वास्थ्य सेवाओं के आश्वासन को सुनिश्चित करना है। बुआ, इसमें रोकथाम, उपचार, पुनर्वास सभी चीजें शामिल की गई हैं और सभ्य जीवन के मायने जिसे हम कहते हैं कि परिवार है, तंदुरुस्ती है, भोजन, वस्त्र, रहने को घर, चिकित्सा, देखभाल पाना, ये हर मनुष्य का अधिकार है। लेकिन परिस्थितियां कुछ आकस्मिक ऐसी होती है ना, जैसे बेरोजगारी, दुर्घटना, बीमारी, वैधव्य, वृद्धावस्था, इन सब चीजों में देखभाल की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, बहुत जरूरी होती है। तो दीर्घकालीन आर्थिक विकास का ये आधार है और इसीलिए यूएचसी दिवस जो है हम मनाते हैं। देखो, इससे क्या होता है कि जनसंख्या जो है उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है अगर ये जो मनाते हैं तो, या जो लक्ष्य है उसमें जो हम आगे चल रहे हैं उससे लाभ क्या क्या हो रहा है कि कुशल, उत्तरदायी और पारदर्शी स्वास्थ्य प्रणाली विकसित कर रहा है हर देश और जाहिर है गरीबी में भी कमी आ रही है, बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है, आर्थिक सुरक्षा लोगों को मिल रही है और अधिक से अधिक समानता का जो है वातावरण बन रहा है। लेकिन किसी भी क्रियाकलापों में सुविधाओं को मुफ्त पहुंचाना ये यूएचसी का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि कोई भी देश स्थायी आधार पर सभी सेवाओं को बुआ निःशुल्क तो प्रदान नहीं कर सकता ना। सही बात तो ये स्वास्थ्य प्रणाली बहुत सारे घटकों को शामिल करता है, जैसे स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य कार्यबल होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं, संचार नेटवर्क भी बेहतर हो, स्वास्थ्य की जो तकनीकें हैं, सूचना प्रणाली है, गुणवत्ता है, आश्वासन तंत्र है, प्रशासन है, कानून है, इससे जुड़ी जो तमाम चीजें हैं उनको बेहतर बनाने का प्रयास ये करता है। बहुत वृहद काम है इसका और स्वास्थ्य सेवाओं के जो न्यूनतम पैकेज होते हैं उसको सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है। बल्कि के बारे में तो है ये, स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय सुरक्षा के कवरेज के एक प्रगतिशील विस्तार को भी सुनिश्चित करता है ये। और यूएचसी केवल व्यक्तिगत उपचार सेवाओं के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसमें जनसंख्या आधारित सेवाएं भी हैं, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान चलाना, स्वच्छ जल मुहैया कराना और मच्छरों की रोकथाम करने के लिए जैसे कि उनके जो प्रजनन स्थल हैं उनको नियंत्रित करना या कहीं कहीं जो साफ सफाई करवाना, तो एक अभियान के तौर पर चलाना। ऐसा नहीं कि एक एक आदमी स्वस्थ हो जाए तो सब हो जाएगा। कुछ जगह जैसे ना कि बड़े बृहद स्तर पर करना पड़ता है, जैसे पोलियो के लिए कैंप लगाए गए, सब काम किया गया ना वैसा। और सामाजिक समावेश समेत सामंजस्य की ओर ये उठाया गया कदम है। इसमें डब्ल्यूएचओ ने 4 श्रेणियां बनाई हैं और हर 4 श्रेणी में 4 स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते हुए समान तरीके से बताया। तो पहली जो श्रेणी है वो है प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य। इसकी जो 4 स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हैं परिवार नियोजन, प्रसव पूर्व और प्रसव के दौरान देखभाल, बाल टीकाकरण और निमोनिया की स्वास्थ्य सुविधाएं। और भाई इसी तरह से संक्रामक रोग की बात आती है तो तपेदिक का उपचार है, एचआईवी है, हेपेटाइटिस का इलाज है, मलेरिया की रोकथाम है, पूरी तरह से स्वच्छता की बात है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर गैर संचारी रोग की अगर बात करें तो बढ़ते हुए रक्तचाप की उपचार और उनकी रोकथाम, शर्करा का लेवल अगर बढ़ता है यानी कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो उसकी उपचार और उसकी रोकथाम, सर्वाइकल कैंसर की जांच और तंबाकू से जो और धूम्रपान से जो होने वाली बीमारियां हैं उनकी रोकथाम। हाँ, मतलब ये जागरूकता तो बहुत ज़रूरी है। अब सेवा जो है, जो स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उनकी क्या क्षमताएं होनी चाहिए, उनको बढ़ाना और लोगों तक वो पहुंचे या लोग उस तक पहुंच सकें। तो भाई बुनियादी अस्पताल लोगों की पहुंच में हो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनकी जो है वो जनसंख्या बढ़े, उनकी जो संख्या है वो और बढ़े ताकि लोग बहुत आसानी से उनके पास जा सके और मतलब उनकी सेवाओं का लाभ ले सके। आवश्यक दवाएं जो हैं वो उनका उत्पादन और लोगों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए और स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमयों का
अनुपालन भी बहुत जरूरी है। और करते हैं ये यूएचसी के प्रयास में विश्व की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे संगठन उनके साथ जुड़े हैं, और हमारे देश में भी कई स्वास्थ्य योजनाएं बुआ शुरू की लोग। गई बहुत हैं, सारी शुरू कर गई हैं भाई, सही जिसमें बात है। अगर हम बहुत खास खास की कुछ बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इंद्रधनुष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, आयुष्मान, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं बहुत सारी योजनाएं हैं, और खास तौर से जो जिनके पास पैसे की कमी है उनके लिए बहुत सारी और भी सुविधाएं हैं, कार्ड बन रहे हैं, तो उन सब का लाभ उठाना चाहिए, है ना। बुआ, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिशा देश में प्रगति करने के लिए कार्रवाई को तेज करता है, और जो अनुकूल नीतियां हैं उनका निर्माण करता है स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की, क्योंकि बहुत जरूरत है ताकि जो ऐसे लोग हैं जो खर्चे वहन नहीं कर सकते, हाँ। उन पर कोई भार ना पड़े। तो भाई ये तो चीजें हैं ही, उसके संग संग जैसे हमने कहा ना कि स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को लाभ मिले, तो ऐसे ही स्वास्थ्य केंद्र भी जो है वो भी, उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है। उसके संग संग एक बात और है, ये सारी तो सुविधाएं हो गई, लेकिन जहां सुविधा मिलती है वहां भ्रष्टाचार भी बढ़ जाता है, हाँ। है ना। तो उसमें भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, ये सब जो है उसके भी समाधान की पूरी व्यवस्था की जा रही है, और ये भी एक लक्ष्य है, ऐसा नहीं है कि ये बिंदु छोड़ दिया जाएगा, है ना। तो प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए कार्रवाई को तेज करना है, कर रहे हैं लोग, और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागतों के अनुकूल नीतियों का निर्माण करना होगा। तो लक्ष्य तो बहुत सारे हैं, जरूरत यही है कि प्राथमिक चिकित्सा है वो मजबूत बने, ताकि जो लोग भी हैं उन्हें सब समग्र रूप से उसका लाभ मिल सके। उन्हें ये न लगे कि अरे हमारे पास पैसे नहीं है या हम सुविधा संपन्न नहीं है तो हम यूं ही बीमार पड़े हुए हैं, है ना। वो हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं कि ये जो संगठन इस तरह से काम कर रहे हैं, ये जो सेवाएं सबके लिए दी जा रही हैं, हाँ। इनका भरपूर लाभ सभी को मिले, और बीच बीच में संगीत आनंद भी मिले। हाँ, इसका भी लाभ मिले। पीछे पीछे आकर छू लो हमें पाकर, छुप छुप जाना हो। पीछे पीछे आकर छू लो हमें पाकर, छुप छुप जाना। ओहो, पीछे पीछे आकर छू लो हमें पाकर, छुप छुप जाना हो। देखो ना बाबूजी दाएं बाएं, पाँव कहीं उलझ न जाए। देखो ना बाबूजी दाएं बाएं, पाँव कहीं उलझ न जाए। राहत के रास्ते में फिर बड़े हैं, गिरोगे फिसल के, चलना संभल के, छुप छुप जाना। पीछे पीछे आकर सुनो हमें पाकर, छुप छुप जाना हो।
इस मीठे से गीत के बाद कुछ ऐसा ही हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, कर तू मेहनत ए परिंदे, कर तू मेहनत ए परिंदे, इस दुनिया को अब तू झुका जा रे, कर तू मेहनत ए परिंदे, इस दुनिया को अब तू झुका जा रे, दौर नहीं ये शायद तेरा, तब भी तू करके दिखा जा रे, कर तू मेहनत है परिंदे, इस दुनिया को अब तू झुका जा रे। और ऐसे ही लोग होते हैं जो वाकई में दुनिया में अपना नाम ऊंचा कर जाते हैं, और ऐसा ही एक नाम बुआ है गीता जुत्शी का, जो एक एथलीट हैं। इनका संबंध एथलीट्स से है, हम बता चुके हैं, और कमलजीत संधू के बाद ये वो दूसरी धाविका रहीं जिन्होंने एशियाई एथलेटिक्स में भारत का नाम बहुत रोशन किया, और बहुत सी खेल स्पर्धाओं में राष्ट्रीय और एशियाई खेल के दौरान बहुत सारे रिकॉर्ड भी इन्होंने स्थापित किए। जी हाँ, गीता जुत्शी का जन्म 2 दिसंबर 1956 में हरियाणा के एक ऐसे गांव में हुआ जहां रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, और ऐसे समय में महिलाओं ने जब अपने दिल की मतलब सुनने की हिम्मत की तो जाहिर है कि दिक्कत तो हुई, और उनमें पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट गीता जुत्शी का नाम भी है, जिन्हें लेकिन हम गर्व से लेते हैं जो उन्होंने करके दिखाया उसके लिए। और बुआ जुत्शी को प्रसिद्ध भारतीय एथलेटिक कोच मोहम्मद इलियास बाबर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। जुत्शी जो थी अपने कॉलेज के दिनों से ही, विश्वविद्यालय के दिनों से ही उन्हें बड़ा जुनून था, और इस जुनून को देखकर ही बाबर उनको प्रशिक्षित करने के लिए राजी हुए थे। तो भाई जुनून आपको दिखाना पड़ेगा, गुरु ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, है ना। और इसी जुनून को आगे बढ़ाते हुए 1978 में जुत्शी ने बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, और ऐसा करने वाली ये दूसरी भारतीय महिला बनी। 1980 के मास्को ओलंपिक में भी उन्हें 800 मीटर दौड़ में छठा स्थान मिला, ये भी बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने टोक्यो में 1981 एशियाई चैंपियनशिप में भी इस उपलब्धि को दोहराया, और इसके बाद 1982 जब आया तो नई दिल्ली में एशियाई खेलों में जुत्शी ने 800 और 1500 मीटर दोनों स्पर्धाओं में रजत पदक जीते, और उस समय शीर्ष भारतीय महिला एथलीट के रूप में उन्होंने चैंपियनशिप के दौरान सभी प्रतियोगियों की ओर से शपथ ली, और ये आयोजन जब एशियाई खेल की शुरुआत हो रही थी 1982 के, उसके उद्घाटन समारोह में हुआ था। ये जो हमारे देश में हुआ था वो उसी समय टेलीविजन आ रहा था, और बड़े गर्व से सारे लोग पूरे दिन टीवी पर निगाह टिकाए देख रहे थे एशियाई खेलों को सजीव देखने के लिए। बहुत ही मज़ेदार वो दिन थे, रोमांचकारी थे। और इसी तरह से जुत्शी जी ने 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक के बाद न्यूयॉर्क में वॉर एंड स्ट्रीट ट्रैक क्लब में वो शामिल हो गई, और 2000 तक अमेरिका में एक कंपनी के साथ चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य किया उन्होंने फिर, और जुलाई 2002 में 17 साल बाद वो फिर अपने देश लौटी, और फिर ट्रैक यानी पटरियों के प्रति जो उनका प्यार था वो उन्हें वापस खींच लिया, और उन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर स्पर्धा में भारतीय जूनियर एथलेटिक टीम के कोच के रूप में कार्यभार संभाला, और उनकी कई उपलब्धियां हैं जो देश भर के खिलाड़ियों को प्रेरित करती हैं। गीता जुत्शी को भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेलों में जो सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और फिर इसके बाद में उनके खेलों में योगदान के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी उनको नवाजा गया था। जुत्शी की कई उपलब्धियों ने न केवल देश को गौरवान्वित किया, बल्कि उन्होंने अन्य भारतीय महिलाओं को भी गौरवान्वित करने के लिए जानी जाती हैं। ऐसी एक महिला बछेंद्री पाल भी हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन दिनों एक समाचार पत्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ जुत्शी की एक तस्वीर देखने के बाद बछेंद्री पाल ने राष्ट्रीय प्रसिद्धि की अभिलाषा से अपने कदम सफल भविष्य की ओर बढ़ा दिए थे। तो ये तो चंचल बेटिया पता चला कि बछेंद्री पाल प्रेरित हुई, लेकिन बहुत सारी ऐसी बेटियां होंगी, ठीक है उन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई नहीं नापी, लेकिन जो उनके मन का एवरेस्ट होगा उसको जरूर नापा होगा, ऐसे गीता जुत्शी या और भी जो हमारी सखी विशेष है उनसे प्रेरणा लेकर, है ना। पलका में नींद कैया आवेली,
पलका में नींद कैया आवेली आवेली, गोरी पलका में नींद कैया आवेली। तुम्हारी पलका पालनी ये झुलावली झुलावली, पलका पालनी ये झुलावली। हो मारे नैना सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। मारे नैना सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने चंदन हार बना लूं, थाने चंदन हार बना लूं, हारे हृदय को लगा लूं, चुनरी में लुकाए थाने राखूंगी। हो चुनरी में लुकाए थाने राखूंगी। गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली लहरावेली, चुंदड़ी लहर लहरावेली। भोला प्राणा में प्रीत जगावली जगावली, प्राणा में प्रीत जगावली। हो मारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। मारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने मोतीड़ो बना लूं, थाने मोतीड़ो बना लूं, हारे होता सु लगा लूं, राजनथली में बांध कर राखूंगी। हो राजनथली में बांध कर राखूंगी। थाने काजलियो बना लूं, हारे नैना में रमा लूं, राज पलका में बंद कर राखूंगी। हो राज पलका में बंद कर राखूंगी। वाह, क्या ऐसे बात। गीत होते हैं ना बुआ, अपने आप से हमें बांध लेते हैं। मन तो नहीं करता कि अभी इसके आगे बढ़ा जाए, लेकिन अब आगे बढ़ते बढ़ते कार्यक्रम में एक अंतराल का समय भी हो चला। बिल्कुल। देखो, अंतराल हम जरूर लेते हैं, लेकिन समय बढ़ता रहता है आगे ना। हाँ, समय कभी नहीं रुकता, और समय बढ़ते बढ़ते अब समय आ गया है धारावाहिक चित्रलेखा का। चित्रलेखा। कथा जगत के कीर्तिमान हस्ताक्षर भगवती चरण वर्मा की सशक्त रचना चित्रलेखा। मानव मन के आंगन में चेतना के नए अंकुर बोने वाली कहानी चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमारा परिचय हुआ था कुमारगिरी और बीजगुप्त दोनों की मानसिक अशांति से। हमने ये भी जाना कि चित्रलेखा, जो इनकी उद्विग्नता का केंद्र थी, स्वयं भी कम अशांत नहीं थी। आज इस कथा के एक अन्य पात्र के अंतर में
उतरेंगे हम। आज हम देखेंगे श्वेतांक के मन की उथल पुथल। थोड़ी देर तक मौन का साम्राज्य रहा। उस मौन में निर्जीवता का सूनापन था, विषाद की छाया थी। श्वेतांक को छोड़कर कोई भी कुछ न सोच रहा था। श्वेतांक ने अनुचित बात कह दी थी। बीजगुप्त की बात का खंडन करके उसने अपराध किया था। श्वेतांक को इसका दुख था। यशोधरा ने श्वेतांक की ओर देखा। श्वेतांक का मुख पीला पड़ गया था। वो श्वेतांक के मनोभावों को समझ गई। उस मौन को तोड़ते हुए यशोधरा ने कहा, आर्य बीजगुप्त, यहाँ कब तक ठहरने का विचार है? ठीक नहीं कह सकता। कभी इच्छा होती है कि पाटलिपुत्र लौट पड़ूं, पर दूसरे क्षण यहाँ कुछ दिन और रहने को जी चाहने लगता है। आर्य मृत्युंजय, आपका कब तक यहाँ ठहरने का विचार है? मेरी इच्छा की यहाँ कोई बात नहीं बीजगुप्त। यशोधरा की इच्छा से मैं यहाँ आया हूं। उसकी इच्छा पर ही जाना भी निर्भर है। बीजगुप्त ने यशोधरा को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। यशोधरा की उस दिन की मुस्कुराहट में एक ऐन्द्रजालिक छवि थी। आज प्रथम बार बीजगुप्त ने यशोधरा के सौंदर्य की सुधा के वास्तविक रूप को देखा और काफी देर तक उसको देखता ही रहा। उस समय यशोधरा भी एकटक बीजगुप्त की ओर देख रही थी। मृत्युंजय उस समय बाहर देखने लगे। श्वेतांक को यह घटना असह्य हो गई। स्वामी, क्या आज नगर पर्यटन करने का विचार नहीं है? आर्य मृत्युंजय, नगर में घूमने का क्या विचार है? आज तो इच्छा नहीं होती। देवी यशोधरा, तुम चलोगी? यहाँ बैठकर भी क्या करूंगी? जाने की तो मेरी इच्छा भी नहीं है। तो फिर क्या आप आर्य श्वेतांक को मेरे साथ जाने की अनुमति दे सकेंगे? अवश्य, अवश्य। यशोधरा श्वेतांक के साथ चली गई। आर्य, आप काशी में यज्ञ करने वाले थे ना? क्या आपने विचार बदल दिया? हाँ, कुछ दिनों के लिए विचार स्थगित कर दिया है। एक बात नहीं समझ पा रहा हूं बीजगुप्त। कौन सी देव? क्या यज्ञ से बलि प्रदान वाला अंश निकाला नहीं जा सकता? अरे तो बौद्ध भिक्षुओं की बातों में अभी नहीं पड़े। इतने रक्तपात से लाभ? ये रक्तपात धर्म में ग्लानि ही पैदा करता है। जो कुछ बुद्ध ने कहा उसमें तथ्य अवश्य है और शायद सत्य भी है। आर्य, यहां जी नहीं लगता। यदि नगर में घूम आवे तो इसमें आपको कोई आपत्ति होगी? चलने की कोई विशेष इच्छा नहीं थी, किंतु आपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं। यदि चलना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं। नगर के कोलाहल से ऊबकर मृत्युंजय ने गंगा की ओर रथ फेर दिया। गंगा के किनारे नौकाएं तैयार थीं। बीजगुप्त ने देखा कि श्वेतांक और यशोधरा एक नौका पर चढ़कर जाने वाले हैं। उसने पुकारा, श्वेतांक। श्वेतांक उस समय गंगा के वक्ष पर नाचती हुई नौकाओं को देख रहा था। उसने बीजगुप्त की आवाज नहीं सुनी। यशोधरा ने श्वेतांक से कहा, देखो, पिताजी के साथ आर्य बीजगुप्त आ रहे हैं। सत्यानाश। आर्य श्वेतांक, जीवन में संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। देवी,
संयम और प्रेम में विरोध होता है। इस समय तक मृत्युंजय और बीजगुप्त पास आ गए थे। श्वेतांग के मुख से क्षोभ मिश्रित निराशा के भाव अभी तक दूर न हुए थे। बीजगुप्त ने उसके मुखांकित भाव पढ़ लिए। उसने कहा, श्वेतांग, तुम लोगों के चले जाने के बाद हम लोगों का चित्त भी नहीं लगा। हम लोग भी चले आए। मैंने तो स्वामी से पहले ही चलने को कहा था। सब लोग नौका पर बैठ गए और नौका गंगा की धारा में छोड़ दी गई। चारों ओर गंगा के वक्ष स्थल पर नौकाएं उतरा रही थीं। कहीं गाना हो रहा था, कहीं बाजे बज रहे थे और कहीं लोग बातें कर रहे थे तथा हंस रहे थे। अरे श्वेतांग, तुम्हें काशी सुंदर लगता है या पाटलिपुत्र? मुझे पाटलिपुत्र अधिक प्रिय है, क्योंकि पाटलिपुत्र का सा ऐश्वर्य यहाँ काशी में नहीं है। काशी तो विद्या का केंद्र है। और बीजगुप्त, तुम्हें? मुझे तो आजकल काशी अच्छा लगता है। आजकल क्यों? देवी यशोधरा, किसी भी स्थान का प्रिय लगना परिस्थिति की अनुकूलता पर निर्भर है। हम स्थान को पसंद नहीं करते। स्थान तो केवल एक जड़ पदार्थ है। हम पसंद करते हैं वातावरण को, जिसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वो स्थान प्रिय होता है जहां उसका जन्म हुआ है, उसका लालन पालन हुआ है। सदा वहीं पर रहने से उसके मित्र वहीं पर बन जाते हैं। हमारा जीवन जड़ पदार्थों से निर्मित नहीं है, वो निर्मित है चेतन से, व्यक्तियों से, जिनके संसर्ग में हम आते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि मुझे पाटलिपुत्र अधिक प्रिय हो, पर बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। एक ही परिस्थिति सदा सबको नहीं सुहाती। हमारी प्रकृति परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन के लिए यह आवश्यक होता है कि हम कुछ दिनों के लिए दूसरी परिस्थितियों में जाएं। वे दूसरी परिस्थितियां तब तक हमें सुहाती हैं जब तक हमारी परिवर्तन की भावना पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाती। मेरी तबीयत काशी में नहीं भरी, इसलिए मुझे अभी भी काशी बहुत प्रिय है। अरे बीजगुप्त, आप में एक विचित्र प्रतिभा है। आपके तर्क अकाट्य होते हैं। अरे श्वेतांग, ज्ञान तर्क की वस्तु नहीं है। आप आर्य बीजगुप्त से सावधान रहिएगा। देवी यशोधरा, मैं आर्य बीजगुप्त का गुरु भाई हूं, तो मैं अपने गुरु महाप्रभु रत्नांबर से भी सावधान रहूं। ये कैसे कहूं? क्यों नहीं देवी यशोधरा, ये भी कह सकती हो। जो बात ठीक समझती हो उसके कहने में संकोच ही क्या? नहीं, संकोच की कोई बात नहीं आर्य बीजगुप्त। आपके विषय में मैं सब कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं आपसे इतनी घनिष्ठ हूँ कि मुझे आप में और अपने में अधिक भेदभाव नहीं दिखता। पर महाप्रभु रत्नांबर वे पूज्य हैं। बीजगुप्त ने यशोधरा की ओर देखा। उसकी आंखें यशोधरा की आंखों से मिल गईं। दोनों एक टक कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। यशोधरा की आंखों में लज्जा न थी, संकोच न था, एक सुषमा थी, स्पष्टता थी, निश्चल भाव था। बीजगुप्त की धमनियों में रक्त तीव्र गति से प्रवाहित होने लगा। हृदय धड़कने लगा। सारे शरीर में एक कंपन सा दौड़ गया। बीजगुप्त ने यशोधरा से अपनी आंखें हटा लीं। श्वेतांग की आंखों से उसकी आंखें मिलीं। श्वेतांग की आंखों ने कह दिया कि वो बीजगुप्त की इस भावना को समझ रहा है। बीजगुप्त को अपने ऊपर कुछ क्रोध हुआ और श्वेतांग के ऊपर भी। श्वेतांग, स्वामी,
कुछ नहीं। अरे हाँ, हम लोगों को यहाँ आए हुए कितने दिन हुए? 8 दिन। तो अब पाटलिपुत्र लौट चलना उचित होगा। चित्रलेखा को भूलना असंभव है। यशोधरा, बीजगुप्त, श्वेतांग और मृत्युंजय ये सब आजकल काशी पहुंचे हुए हैं। सब भ्रमण के लिए निकले हैं, किंतु किसी नगर को पीछे छोड़ाओ तो क्या उस नगर की यादें भी पीछे रह जाती हैं? आज की कड़ी में जो पात्र हमारे सामने आए वे थे यशोधरा, श्वेतांग, बीजगुप्त और मृत्युंजय। इनका रूप धारण करने वाले कलाकार थे सुलक्षणा खत्री, अमरकांत, कमल शर्मा और विनोद शर्मा। सूत्रधार हरीश भीमाणी। इस कार्यक्रम के सहायक हैं राजेश मलिक और अजय राजकार ने। रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब शीला शुक्ल आपसे विदा लेती है। नमस्कार। बुआ, हम उम्मीद करते हैं ये अंक चित्रलेखा का जरूर हमारे श्रोताओं ने सुना, उनको पसंद आया होगा। बिल्कुल पसंद आया होगा। कालजयी रचना और उस पर से ये पुस्तक का जो पठन कहते हैं ना, स्टोरी नरेशन जो है वो वाकई बहुत खूबसूरत बन गया है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। और ऐसा नहीं है हम लोग कह रहे हैं ये बात, हमारे सब साथी कह रहे हैं। हाँ, तो देखो एक साथी ने क्या कहा कि जिंदगी में सीखना कभी बंद मत कीजिए, गलतियां करने से भी कभी शर्म मत कीजिए, चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो जाए, और अपनी हर गलती से कुछ ना कुछ बस सीखते जाइए। क्या बात है। हम आगे बढ़ेंगे, पर एक गीत सुन लेते हैं पहले। अरे वाह। रंग मुंगवा
सोहे मुंगुआ बगिया सोहे मोतिया मुंदरी सोहे मुंगुआ बगिया सोहे मोतिया से चिड़िया सोहे भावती मोरे बिरना हो जी देखो भाई, ऐसा है, तुमने तो जैसे पहले कहा कि हमारे ही साथी ने कहा था कि शर्म न करें। अब सब लोग कहता तो जरूर है, लेकिन जब मौका आता है तो छोड़ते भी नहीं है लोग। जैसे हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि ताश के 52 पत्ते होते हैं, अब होते हैं कि नहीं। इन्होंने बोला कि भाई मैं भी जानती हूँ, पर उसे कैसे खेला जाए ये मैं नहीं जानती हूँ। तो मैंने अपने परिचितों से पूछा कि आपको ताश खेलने आता है तो मुझे सिखाइए। पहले तो बहुत जोर से हंसी और उसके उद्गार ये थे कि अब बुढ़ौती में क्या शौक लगा है। अब देखो, बताओ जरा, है? और जबकि दूसरे साथी हमारे लिख रहे हैं कि भाई सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। नहीं तो और जो हंसा था ना वो भी वैसे तो यही कहते होंगे कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखो करो, लेकिन जब सामने वाला कहेगा तो कहेंगे लो अब क्या जरूरत है। और बुआ, दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि इससे हमारी याददाश्त भी मजबूत बनती है और बहुत सारे फ़ायदे हमें मिल जाते हैं। और रोज़ाना के कामों की अगर हम एक सूची बनाएंगे तो ऐसे देखेंगे तो हमारा दिन यूं ही निकल जाता है, हमें समय ही नहीं मिलता, क्योंकि बड़ी भाग दौड़ की जिंदगी है और ये जो जीवन शैली है इसमें समय निकालना एक तरीके से चुनौती बड़ा काम बहुत होता है। बड़ा, बिल्कुल लेकिन सही जब बात है। हमारी रुचि का कोई काम हम चाहते हैं जिद हो से जाता करना तो समय निकल भी आता है। सही कह रही हो। और इसमें तो बिल्कुल कहते हैं ना कि ये मन था तो कर लिया, ये नहीं भूली। तो ये भी उलाहना सुनने को मिलता है। तो भाई इन सब चीजों से आप बिल्कुल रुकिए नहीं। कोई भी चीजें आए, जैसे कि उन्होंने कह दिया उम्र क्या है, तो किसी दूसरी मित्र को तलाशिए, हो सकता है वो सिखा दे। उसके उसमें ये वाला जो ना शब्दकोश में ये वाला शब्द ना हो कि बुढ़ौती जैसी चीज या इस उम्र में उस उम्र में। तो भाई सीखते रहें, तरोताजा बना है तो सीखते रहें। और एक उत्सुकता रहती है और इस चक्कर में कहीं ना कहीं आप नए लोगों से मिलते हैं और कुछ अपना आप देते हैं और कुछ आप उनसे लेते हैं, है ना। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना कंफर्ट जोन छोड़कर, यानी कि जो उनको पसंद है उसे छोड़कर आगे निकलना ही नहीं चाहते और नई चीज को सीखने को टालते रहते हैं। लेकिन नई चीज सीखने के फायदे क्या होते हैं इसको अगर हम समझ जाएंगे तो जो हमारा रूटीन है उससे निकल के भी हम समय निकाल लेंगे, टाल मटोल छोड़ देंगे। लेकिन चंचल बिटिया देखो, ऐसा है कि कंफर्ट जोन वाली जो बात है वो सही है, लेकिन कभी कभी पता ही नहीं होता है कि आप जब सीखने जाते हैं तो ज्यादा आराम आपको मिलता है और जो मजा आता है उसमें तो थकावट ऐसे एकदम रफू चक्कर हो जाती है। तो भाई आप सीखिए। और वैसे भी क्या है कि अब सीखिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जरा आप टटोलिए हम श्रोताओं से, तो यही कहेंगे ना कि भाई आपने पिछला कुछ नया कब सीखा था, है, या कितने दिन हो गए कुछ नया सीखे हुए, तब पता चलेगा। नहीं तो कहेंगे हाँ हम तो सीखते रहते हैं, अरे हम तो बस कुछ भी मिलता है तो हम सीख लेते हैं। अरे लेकिन ऐसा होता नहीं है। और बुआ ये सब बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि जो विज्ञान है, जो फैक्ट चीजें हैं वो भी ये बताती हैं कि नया अनुभव हमारे दिमाग को एक तरह से खुराक भी देता है और हमारे मूड को बेहतर बनाता है। इससे जो भी हमारा तनाव है वो भी चला जाता है और नया सीखकर हम संपूर्णता और बिल्कुल गर्व का अनुभव भी कर सकते हैं। और आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और जितने आप हुनरमंद होते हैं उतनी ही आपको खुशी मिलती है। एक बात और है कि अक्सर हम ये सोचते हैं समय नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप कुछ नया सीखते हैं या कुछ करती हैं तो आपको और ज्यादा समय मिलता है और एक मन में जो जज्बा रहता है कि अरे ये कर लिया, लेकिन अभी आगे में ये करना है, तो आप बाकी काम भी जो है वो बड़ी जल्दी और फटाफट निपटा लेती हैं। तो देखो, ऐसा है कि हमारे साथियों ने भी बहुत कुछ लिखकर भेजा है कि किसी क्षेत्र में हो, लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी कुछ नया सीखने की गुंजाइश कभी खत्म नहीं होती है। आज की प्रतिस्पर्धी दौर में अपना काम अच्छे से करना भरी पर्याप्त नहीं है, तेजी से बदलते इस दौर में नित्य नए ज्ञान को प्राप्त करना भी जरूरी है। अगर आप नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं या आपके क्षेत्र में नया जो हो रहा है उसकी खोज खबर नहीं ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप पीछे की तरफ जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब आप सबसे पीछे होंगे। इसलिए समय के अनुसार आपको अपने आप को अपडेट रखना बड़ा अनिवार्य है। बहुत सही बात लिखी है बुआ। और जब हम कुछ नया करते हैं तो एक तरीके से हम अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को भी एक चुनौती देते हैं जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें और अपने अंदर जो एक प्रतिभा छिपी हुई है उसे बाहर निकालें, क्योंकि हमें तो खुद भी कई बार पता नहीं होता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आपको जब पता तो तब चलेगा ना, जब आप आगे बढ़ेंगे या बढ़ेंगी और तब आपको अपनी कीमत समझ में आएगी कि आप हैं क्या, आप में ये भी हुनर है। और सच बात है, लेकिन एक हुनर हमारे भी कार्यक्रम में है कि हम गीत भी सुनवाते चलते हैं, तो ये हुनर भी दिखा देते हैं साथियों को।
कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे, लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे, बन के न चलिए तन के न चलिए कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, हंसी नहीं रुक रही है। लिखा है कि इस उम्र में विविध भारती के पेज पर कमेंट करें ये कम बात है क्या? तो भाई इस उम्र में आकर बहुत सारे लोगों ने हाँ। क्योंकि जब उनके हाथ में इस तरह के फोन आ गए जिसमें बहुत सारी मतलब पूरी दुनिया फोन में समाई हुई थी, तो उनको चलाना भी उनके लिए बड़ी बात थी, तो ये भी सीखना है। बिल्कुल सीखना है। तो देखिए कितनी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से इस बात को लिखा कि मजा आ गया। और भी बहुत सारी चीजें लोगों ने लिखी है ना। देखिए ना बुआ, एक हमारे सुनने वाले हैं, वो लिखते हैं कि कुछ नया कैसे सीखें, क्या नया काम करें। सबसे पहली बात तो ये है कि नया सीखने के लिए दिलचस्पी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना दिलचस्पी के कोई भी बात सीख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जब हम सीखना शुरू करते हैं तो बातों का पता लगना भी शुरू हो जाता है। और आप देखें कि आपकी दिलचस्पी किस क्षेत्र में है या किस लाइन में है, आपको कहाँ जाना है, उससे संबंधित लोगों से मिलें, किताबें पढ़ें, और हो सकता है कि आप इंटरनेट की मदद भी ले लें। देखो यही तो हम कह रहे हैं कि भाई जब आप आगे बढ़ेंगे, कुछ आगे कदम बढ़ाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो इसका एक रास्ता हमारे साथी बता रहे हैं। कुछ करना, कुछ नया सीखने का एक शानदार तरीका है। नई चीज़ों को आजमाने के लिए हमेशा तैयार रहें, साथ में अपनी रुचि भी हो। जैसे मुझे रोज़ नए नए पकवान सीखने और बनाने का शौक है। और बुआ, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो जो भी हमारा तनाव है या मन में कुंठा है वो कम हो जाती है। क्योंकि जो शोध होते हैं इस तरह के, वो भी ये बताते हैं कि उबाऊ जीवन जीने वाले जो लोग होते हैं उन पर बहुत सारी बीमारियों के जोखिम भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि मन जब आपका अच्छा नहीं होगा ना, तो वो शरीर पर भी असर दिखाने लगता है पूरी तरह से। और इसी तरह से जब अपनी दिनचर्या को आप बदलते हैं, कुछ नया करते हैं, क्योंकि जिस चीज की मांसपेशियां आदी हो चुकी थी तो उनकी ग्रोथ रुकी हुई होती है, वो आगे बढ़ने लगती है। और आगे बढ़ने में जो है हम भी बहुत मदद करते हैं, यानी सखी सहेली कार्यक्रम में। और हमारे साथी ने लिखा है कि चर्चा सुनकर हमारे सखाओं को भी इसमें रुचि मिलती है और प्यारा मंच है। तो प्यारे मंच पर फिर मिलेंगे। हाँ, क्योंकि बातें करते करते लगता तो है बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन घड़ी इजाजत नहीं देती ना बुआ। तो इजाजत ले लें सभी सुनने वालों को। चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।
सहेली। सखी सहेली।